हेलो, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग जो सिक्योर 70 बीपीएससी सीरीज जो स्टार्ट किए थे सब्जेक्ट वाइज, उसमें से इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा था। इकोनॉमिक्स में आज हम लोग इन्फ्लेशन, एक छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग इसमें देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है, इन्फ्लेशन का क्या क्या इफेक्ट है, इसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या मेज़र उठाती है और आरबीआई क्या मेज़र उठाती है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम लोग आज जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग आज देखते हैं। ये ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले हम लोग ये देखें कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन क्या है कि इन्फ्लेशन परचेजिंग कैपेसिटी जो है मनी का वो घट गया। कहने का मतलब कि मार्केट में पहले सपोज ₹40 में 1 केजी अनियन मिल रहा था। अब 1 केजी अनियन लेने के लिए आपको ₹80 पे करना पड़ रहा है, यानी अनियन का प्राइस बढ़ गया, प्याज का प्राइस बढ़ गया। यानी जो ये रुपीस था, करेंसी इसका क्या हो गया, वैल्यू घट गया। वैल्यू यानी इसको क्या कह सकते हैं, परचेजिंग पावर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन में क्या होता है कि जो मुद्रा होती है, करेंसी जो है, उसका परचेजिंग पावर घट गया। यानी अब कुछ पहले जितना हम ऑब्जेक्ट गुड्स मार्केट में खरीदते थे, सर्विस के लिए जो पे करते थे गुड्स के लिए, उतना से अब कहीं ज़्यादा, पहले 80 रुपये, पहले 40 रुपीज़ में हम मान लिया बास्केट 1 केजी अनियन लाते थे, अब ₹80 में आ गया। यानी अब ज़्यादा रुपया ले जाने के बाद हमको उतना ही सामान मिल रहा है। अब ये होता है इन्फ्लेशन। अब जब इन्फ्लेशन हुआ यानी प्राइस क्या हो गया, प्राइस राइज हो गया, प्राइस में जो राइज हुआ, प्राइस जो बढ़ा, इस प्राइस बढ़ने से क्या होता है, गुड्स कॉस्टली हो गया, ये गुड्स कॉस्टली हो जाता है। यानी जब प्राइस बढ़ा तो क्या, वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई, यानी वस्तु क्या हो गया, अब खरीदना है तो हमको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इससे अब इन्फ्लेशन ये क्या है, ये समझ में आया। अब इन्फ्लेशन कितने टाइप्स का इन्फ्लेशन होता है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि रेट के बेसिस पे और आगे डिफरेंट बेसिस पे, काउज के बेसिस पे, स्ट्रक्चर के बेसिस पे कितने टाइप का इन्फ्लेशन होता है ये हम लोग देखेंगे। तो इन्फ्लेशन क्या है कि पहला मॉडरेट इन्फ्लेशन, गैलोपिंग इन्फ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन। मॉडरेट इन्फ्लेशन यानी नॉर्मल इन्फ्लेशन जो हुआ उसको मॉडरेट इन्फ्लेशन कहते हैं, इसको क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। क्रीपिंग का मतलब धीरे धीरे वो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। मॉडरेट यानी कम इन्फ्लेशन है, यानी इन्फ्लेशन का जो रेट है वो सिंगल डिजिट में होगा, सिंगल डिजिट। यानी मान लिया जाए इसको 1 से 10% तक कर सकते हैं, माने मैक्सिमम इन्फ्लेशन का जो रेट होगा 1%, 2%, 8%, 9%, यानी सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन हो सकता है। ठीक है, गैलोपिंग माने इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यानी 2 डिजिट इन्फ्लेशन जो है वो 2 डिजिट से 3 डिजिट का इन्फ्लेशन है। यानी सपोज 80% इन्फ्लेशन हो गया, 250% इन्फ्लेशन का रेट बढ़ गया। और ये हाइपर इन्फ्लेशन है
यानी इसको इसको कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल, यानी बहुत ज्यादा है, एकदम एक्सपोनेंशियल, कई गुना, कई हजार गुना ये हो क्या है इन्फ्लेशन का, ये बढ़ गया। जैसे एक टाइम क्या हुआ था वेनेजुएला में, वेनेजुएला में कहने का मतलब भर भर बोरा आप पैसे लेके जा रहे हैं, फिर भी आपको एक ब्रेड मिल रहा है, 1 केजी कुछ सामान मिल रहा है, यानी बहुत ज़्यादा एकदम जो मार्केट का में है, जो वहाँ का करेंसी है, उस करेंसी का परचेजिंग पावर एकदम कम हो गया, उसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, ये है कि रेट के बेसिस पे क्या रेट रहेगा, उस रेट के बेसिस पे इन्फ्लेशन का कितना टाइप हुआ। अगला देखते हैं कि काउज के बेसिस पे। पहला है मैंने क्या कारण हो सकता है, पहला है डिमांड, दूसरा कॉस्ट, यानी डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा कॉस्ट पुश और तीसरा स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। अब डिमांड पुल जो इन्फ्लेशन होगा, ये होता क्या है, कहने का मतलब डिमांड बढ़ गया। जब किसी वस्तु का डिमांड बढ़ता है तो उसका क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, शॉपकीपर उसका प्राइस बढ़ा देता है। तो जब किसी वस्तु का डिमांड बढ़ गया, यानी डिमांड बढ़ गया, डिमांड क्या हो गया, डिमांड राइज हो गया। तो डिमांड बढ़ने से क्या हो गया, गुड्स का प्राइस जो है ये भी बढ़ गया। अब यहाँ ये है कि ये इसका कारण क्या है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसका क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, ये देख सकते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या कारण हो सकता है। पहला, डिमांड क्यों बढ़ गया, लोगों के पास पैसा ज़्यादा आ गया, कहने का मतलब गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर क्या कर रहा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अपना खर्च बढ़ा दी, यानी सरकार ही एक बहुत बड़ा प्लेयर हो गया, सरकार मार्केट में पैसा दे रहा है, या फिर सरकार उस कमोडिटी का लेने का वाला बहुत ज़्यादा, जब सरकार किसी चीज़ का पे खर्च बढ़ाती है तो मार्केट में क्या होता है, प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ा, ठीक है ना, मार्केट में सप्लाई हो जाएगा ज़्यादा मनी का, तो उससे क्या होगा, लोगों के पास पैसे आएंगे, तो क्या होगा, उससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। दूसरा क्या हो सकता है कि मनी सप्लाई किसी भी तरह से, एक तो मतलब इससे भी मनी सप्लाई हो रहा है ना, सरकार अपना एक्सपेंडिचर बढ़ दिया तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। दूसरा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, ये मनी सप्लाई अलग अलग तरीका से बढ़ेगा, मॉनेटरी पॉलिसी से भी बढ़ सकता है या फिर फिस्कल पॉलिसी। कहने का मतलब आरबीआई भी मनी बढ़ा सकती है मनी सप्लाई के कारण, जैसे बैंक रेट, इंटरेस्ट रेट कम कर दे, बैंक रेट, सीआरआर, ये सब के चलते क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ गया। दूसरा फिस्कल पॉलिसी, गवर्नमेंट अपना पॉलिसी कुछ ऐसा बनाए जिससे कि मार्केट में क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाए। तीसरा हम देख सकते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी या फिर इसको कहते हैं ब्लैक इकोनॉमी। मार्केट में पैसा, ब्लैक मनी ज़्यादा है, उसके चलते भी क्या होता है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगा। उसके बाद है क्या, मान लिया इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो गया, इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो गया कंट्री का, तो कंट्री का जब फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज हो गया तो प्राइस क्या होगा, उस रुपये का वैल्यू बढ़ेगा, इससे क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। तो ये सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये काउज है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या क्या काउज हो सकता है। इसी के चलते क्या होता है, अल्टीमेटली लोगों के पास पैसा बढ़ गया, लोगों के पास पैसे बढ़े तो जब पैसा बढ़ा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो इससे भी एक
कारण हो सकता है कि इन्फ्लेशन आ सकता है। इसी में देखते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, कीमत कैसे बढ़ सकता है, कॉस्ट राइज। किसी भी सामान का कीमत बढ़ गया, कीमत कैसे बढ़ेगा, तो कीमत बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, मान लिया जो कोई कंपनी है तो क्या कर रहा है, वेज यानी मजदूरी, वेज राइजेस यानी मजदूरी बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, सरकार मान लिया जाए टैक्स बढ़ा दे, टैक्स रेट इंक्रीजेस, सरकार कंपनी में टैक्स रेट क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो सरकार जब टैक्स रेट इंक्रीज करेगा तो उसका प्रोडक्शन पे कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगा, ठीक है ना। मान लिया जाए तीसरा हो गया राइज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, माने जिससे सामान बन रहा है उस जो इंटरमीडिएट जो बीच का जो रॉ मटेरियल है जिससे सामान बन रहा है उसके प्राइस में क्या हो जाए, राइज हो जाए, तो क्या होगा, कॉस्ट बढ़ जाएगा। मान लिया क्या होता सकता है, सप्लाई शॉक, किसी तरह से सप्लाई में दिक्कत आ गया तो उससे क्या हुआ, कॉस्ट उससे भी बढ़ सकता है। तो ये सब क्या आता है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। उसके बाद है तीसरा, हम इसमें देखे थे डिमांड पुल, कॉस्ट पुश और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। तो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्ट्रक्चर किसी भी कारण से, जैसे फूड का शॉर्टेज हो गया, फूड शॉर्टेज, जब फूड का शॉर्टेज हो गया यानी स्ट्रक्चर में किसी तरह से प्रॉब्लम आ गया, फूड का शॉर्टेज हो गया, तो लोग क्या करते हैं, उसका ब्लैक मार्केटिंग, इस तरह से करने का मतलब उसका डिमांड ये स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ गया तो इससे इन्फ्लेशन समाप्त होगा। यानी जो ढांचा बना हुआ है जिसके चलते डिमांड और सप्लाई का एक चेन बना हुआ, उस चेन में कोई गड़बड़ी आ जाए, ठीक है, तो इससे स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज या फिर स्कार्सिटी ऑफ फॉरेक्स, सॉरी, मतलब फॉरेक्स रिजर्व में कमी आ जाए, रिसोर्सेज का में कमी आ जाए, ठीक है ना, जो भी स्ट्रक्चर में सप्लाई वगैरह हो रहा है उसमें, तो इससे क्या है, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। ये सब है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अब देखते हैं कि इन्फ्लेशन कितने टाइप का होता है, ये कैसे मेजर किया जाता है, ठीक है। तो जनरली इन्फ्लेशन दो टाइप का होता है, पहला WPI, इसको कहते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तीसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, ठीक है ना, ये इसमें क्या क्या कंसीडर होता है तो ये देखते हैं। तो WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें क्या होता है, ओनली गुड्स, ठीक है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ गुड्स का कंसीडरेशन होगा, मैंने कंप्लीट मार्केट में, ठीक है ना, होलसेल मार्केट में क्या क्या चीज होता है, होलसेल मार्केट में प्राइस में किस तरह से हाइक होता है, उस तरह उसको क्या कहते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, यानी ओनली गुड्स। सबसे पहले इसमें जो डिफरेंसेज है, इसमें सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है, इसमें क्या आता है, गुड्स एंड सर्विसेज,
गुड्स और सर्विसेज दोनों। अब यहाँ देखिए सीपीआई में गुड्स और सर्विसेज दोनों इंक्लूड होगा, इसमें क्या होगा, सिर्फ गुड्स इंक्लूड होगा। ये क्या है, होलसेल मार्केट में, होलसेल मार्केट को कंसीडर करता है, ठीक है। ये क्या करता है, खुदरा बाजार, रिटेल मार्केट, ठीक है। ये रिटेल मार्केट में काम करता है, ये होलसेल मार्केट को कंसीडर करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे जो होगा ये कॉमन मैन, आम पीपल, कॉमन मैन, आम पीपल जो है, इसका क्या इफेक्ट हो रहा है, वहां से ये कंसीडर किया जाता है, वहां पे इसके बारे में, ठीक है, कॉमन मैन के बारे में। अब ये यहाँ जब यहाँ ओनली गुड्स लिख दिया तो जनरली एग्जामिनेशन में क्या कहता है, इसको हम स्पष्ट करते हैं कि सर्विसेज इसमें क्या है, एक्सक्लूडेड है। यानी मार्केट में पूछा जाएगा कि होलसेल प्राइस, क्वेश्चन में कि होलसेल प्राइस इंडेक्स गुड्स और सर्विसेज दोनों को मेजर करता है, नहीं, ये सिर्फ क्या कहता है, गुड्स को मेजर करता है, सर्विस को मेजर नहीं करता है। गुड्स और सर्विस दोनों क्या आता है, कंज्यूमर सीपीआई में मेजर होता है। अगला देखते हैं डब्ल्यूपीआई के बारे में डिटेल देखते हैं, ठीक है ना, कि डब्ल्यूपीआई है क्या। सबसे पहले ये डब्ल्यूपीआई, इसका बेस ईयर, बेस ईयर क्या है, 2011-12, ठीक है। पहले जो था अर्लियर, पहले ये क्या था, 2004-5, ठीक है। डब्ल्यूपीआई का पहले बेस ईयर 2004-5 था, प्रेजेंट में बेस ईयर क्या है, 2011-12। तो ये जो बेस ईयर नया बना, ये बेस ईयर जो नया बना था, ये सौमित्र चौधरी कमेटी के रिकमेंडेशन पे, सौमित्र चौधरी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इस बेस ईयर को क्या किया गया, लागू किया गया था। अब क्या है कि ये डब्ल्यूपीआई जो है, तो नया जो बेस ईयर है, इस नया बेस ईयर में क्या क्या नया देखने को मिला। तो पहले क्या था, 2004-5 और अभी 2011-12 बेस ईयर है, ठीक है। इस बेस ईयर में पहले क्या था, टोटल इसमें 676 वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता था। प्रेजेंटली में ये 697 है, ठीक है ना। क्या हो गया नया में, इसमें क्या हो गया, 199 न्यू आर्टिकल्स को ऐड किया गया, ठीक है। 199 नया आइटम इसमें ऐड हुआ और 100 पुराना जो था 146 इसको घटाया गया, रिमूव, और 199 क्या होगा, एडेड। 199 नया आर्टिकल क्या हो गया, आइटम्स इसमें ऐड हुआ 676 में, और 146 क्या हुआ, पुराना आइटम्स को रिमूव किया गया, और फाइनली तो ये बन के आया 697। प्रेजेंट में क्या है, 697 नया बेस ईयर में 697 में ये जो चीज हुआ, ये कंसीडर करने के बाद ये 697 मैंने आइटम्स को इसमें कंसीडर किया जाता है। ये है नया बेस ईयर में, ठीक है। अब ये जारी क्या होता है, ये मंथली जारी होता है, क्या होता है, मंथली पब्लिश होता है, मैंने हर महीने पब्लिश्ड होता है, पब्लिश्ड मंथली, किसके द्वारा, ठीक है ना, इकोनॉमिक एडवाइजर के ऑफिस से पब्लिश होता है। किसके, कौन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर डिपार्टमेंट डीपी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर डिपार्टमेंट जो है उसमें क्या होता है, उसी के द्वारा क्या होता है, पब्लिश किया जाता है। अब हम लोग देखिए, ये है
कि WPI, देखिए WPI में 3 तरह का जनरली कंसीडर होता है। पहला प्राइमरी आर्टिकल्स, ठीक है, दूसरा फ्यूल एंड पावर, तीसरा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। इस तीनों का, ठीक है, ये देखिए वेट 2000 में किसका कितना भार दिया गया, 100 टोटल अगर माना जाता है तो WPI में ये बेस ईयर है 2011-12 बेस ईयर, ये 2004-5 बेस ईयर, ठीक है। 2011-12 में के हिसाब से क्या है, 2004-5 के हिसाब से प्राइमरी आर्टिकल्स का हुआ, इसमें क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसमें इसका वेटेज क्या था, पहले 20 पॉइंट समथिंग था, अभी 22, इसका वेटेज क्या हो गया, इसमें डिक्रीज हुआ, और ये भी वेटेज क्या हुआ, थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज हो गया। तो 2011-12 में जो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, मैन्युफैक्चरिंग का, तो सबसे ज़्यादा वेटेज मैन्युफैक्चरिंग का है, तो पहला पोजीशन पे। इसके बाद किसका वेटेज है, प्राइमरी आर्टिकल्स का, दूसरा, और तीसरा ये। यानी अगर वो WPI में जो जो कमोडिटीज़ है इसको आपको अरेंज करने के लिए दिया जाए कि प्राइमरी आर्टिकल्स, फ्यूल एंड पावर, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ये तीनों को आप अरेंज कीजिए कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते या बढ़ते क्रम में, कि उसका कितना भार है, कितना वेटेज है, तो उसके हिसाब से क्या होगा, सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो उत्पादन है, उत्पादित वस्तुएं हैं, दूसरा है प्राइमरी आर्टिकल्स, और तीसरा क्या है, फ्यूल एंड पावर। 2000, अब इसका में देखिए पहले क्या है, 600, अभी प्रेजेंटली 697 अभी बताएं, 697 आइटम, पहले क्या था, 676 आइटम। ये है कि इतना टाइप का है, ये टोटल इसमें क्या है, टोटल गुड्स है, इतना टाइप में कैटेगराइज किया गया, इसमें टोटल उसके हर कैटेगरी में मिला के कितना आइटम आता है। तो ये आपका WPI रहा। इसका मोटा मोटी आपको जो वेटेज है इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा 64.23 वेटेज मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट का है, उसके बाद क्या आता है 22.61 प्राइमरी आर्टिकल्स, उसके बाद सबसे कम है क्या, फ्यूल एंड पावर। यानी सबसे ज़्यादा अगर इसको अरेंज करना पड़े तो सबसे ज़्यादा क्या है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट, उससे कम क्या वेटेज है, प्राइमरी आर्टिकल्स, और उससे कम क्या है, फ्यूल एंड पावर। ये रहा आपका WPI। नेक्स्ट देखते हैं CPI। तो CPI क्या होता है, CPI जो कैलकुलेट किया जाता है तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इसको मैं पहले इंडस्ट्रियल लेबर, एग्रीकल्चर लेबर, ठीक है, और अर्बन नेचुरल नॉन एम्प्लॉयड जो होता था उसके बारे में कंसीडर किया जाता था। लेकिन अब फिर क्या किया गया कि उसको चेंज कर दिया, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज जो हुआ, तो ये प्रीवियसली पहले इंडस्ट्रियल, IW का मतलब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल वर्कर, इवन में क्या क्या हो गया, अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय, ठीक है। AL क्या हो गया, एग्रीकल्चरल लेबर। ये 3 अलग अलग पहले इस तरह से, अब इसको लगभग ये समाप्त हो गया। अब नया क्या है, CPI, C का मतलब क्या है, एक कंबाइंड, C फॉर कंबाइंड, R फॉर रूरल ग्रामीण, और U फॉर अर्बन शहरी। मतलब CPI शहरी, CPI ग्रामीण, और दोनों को मिला के एक बनाया जाता है वेटेज, एक की CPI कंबाइंड का क्या वेटेज होगा। यानी ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अलग अलग इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज में क्या होते हैं, पब्लिश होते हैं। आपको बताए थे कि CPI क्या होता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों कंसीडर करता है। अब CPI में देखिए कितने ग्रुप्स हैं, इसमें क्या क्या आता है। तो सबसे पहला देखिए, अब इसका भी क्या है, CPI का भी बेस ईयर क्या है, 2011-12, ठीक है ना, उसका क्या था 2012। तो CPI का जो बेस ईयर है, इस नए बेस ईयर में अब देखिए कि रूरल अर्बन कंबाइंड तीनों में वेटेज दिया है। फूड एंड बेवरेज, इस सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, फूड और कंबाइंड में मान लिया देखें या किसी में भी, तो सबसे ज़्यादा रूरल में फूड एंड बेवरेज,
उसके बाद मिसलेनियस को छोड़ दिया जाए, उसके बाद क्या है, खाने के बाद खाना, ये 7.94 क्या है, फ्यूल एंड लाइट का, और उसके बाद क्लॉथिंग और फुटवेयर का, और उसके बाद क्या है, ये पान टोबैको। उसके बाद यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है हाउसिंग, ये जो हाउसिंग है ये खाली है, यानी रूरल एरिया में हाउसिंग, मैंने रूरल एरिया में कोई हाउस रेंट का चीज होता नहीं। हाउसिंग का मतलब क्या है, ये हाउस रेंट, ठीक है, ये हाउसिंग, रूरल में हाउसिंग क्या होता है, काउंट नहीं होता है, यानी रूरल एरिया में हाउसिंग नाम की कोई चीज नहीं है, कि जो कि रेंट पे बहुत कम लोग रूरल एरिया में हाउस रेंट पे लेते हैं, तो ये अलग है। फिर अर्बन में देखते हैं, तो अर्बन में वेटेज सबसे ज्यादा क्या है, ये फूड एंड बेवरेज का, ठीक है, फूड एंड बेवरेज के बाद दूसरे नंबर पे क्या है, हाउसिंग का, उसके बाद हाउसिंग सेकंड नंबर पे। अगर आपको इसको याद करने की रहे तो क्या है, पहले खाना पीना, फिर सोने के लिए आपको घर चाहिए, और उसके बाद फिर क्या है, ये हाउस फ्यूल लाइट, आप उसके बाद पढ़ाई कीजिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, ठीक है नहीं, और उसके बाद क्या है, ये पान टोबैको। कंबाइंड का भी उसी तरह से हमको क्या करना है, ये देखना है। तो आपको ये जो परसेंटेज, ये जो क्या है वेटेज दिया हुआ है, इस वेटेज को आपको मोटा मोटी याद रखना है, और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आ सकता है। तो सबसे ज़्यादा ऐसे सीपीआई में जो माना जाए, तो सबसे ज़्यादा वेटेज रूरल हो या अर्बन हो या कंबाइंड हो, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है, फूड एंड बेवरेज का, ये एक नंबर पे है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इसका वेटेज है। नेक्स्ट देखते हैं कि सीपीआई जो डिफरेंट डिफरेंट होता है। पहला इंडस्ट्रियल वर्कर, इसका बेस ईयर क्या है, 2016। यूएनएमई अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज, इसका बेस ईयर क्या 1984-85 चल रहा है। इसका एग्रीकल्चर लेबर का 1986-87 चल रहा है। नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। कौन पब्लिश करता है, तो आपको देखना है कि ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी मंत्रालय जो है, इसके अंदर एनएसओ जो है, ये सिर्फ इसको पब्लिश करता है, बाकी सारे को लेबर ब्यूरो द्वारा पब्लिश किया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंदर लेबर ब्यूरो है, उसके द्वारा इंडस्ट्रियल वर्कर, एग्रीकल्चरल लेबर, रूरल लेबर जो भी है, उसको सबको ये पब्लिश करता है। ये आपको, यानी किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, इन्फ्लेशन टारगेटिंग। इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता क्या है, यानी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, उसको टारगेट कैसे किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए, क्या क्या पॉलिसी बनेगा। तो इन्फ्लेशन टारगेट करने के लिए क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट एक बना, ठीक है, क्या बना, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, एमपीएफए। एमपीएफए ये है क्या, ये इससे मॉनेटरी पॉलिसी, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बना, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये क्या है, ये एक 6 मेंबर बॉडी है, इसमें क्या होंगे, 6 सदस्य होंगे, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। 3 आरबीआई से या 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस आरबीआई में एक आरबीआई गवर्नर होंगे। आरबीआई जो गवर्नर होते हैं, इनको क्या होता है, ये कास्टिंग वोट, अगर वोट बराबर, कास्टिंग वोट का पावर है, ठीक है, निर्णायक वोट देने का इनको पावर है। अगर कोई निर्णय लेना है और अगर बराबर बराबर वोट पड़ गया, तो आरबीआई दोबारा के गवर्नर जो होंगे, उनको दोबारा वोट, यानी निर्णायक वोट देने के लिए निर्णायक वोट का पावर इनको है, ठीक है। तो आरबीआई, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी 6 मेंबर का, जिसमें 3 आरबीआई के, 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें क्या है कि इसका जब भी मीटिंग होगा तो कोरम
कोरम जो होगा मिनिमम 4 सदस्य होंगे, ठीक है ना, कम से कम 4 सदस्य होंगे तभी ये इनका इसका मीटिंग बुलाया जाएगा। और ये 4 सदस्य और इसका है कि सालाना एक ईयर में कम से कम 4 बार इसका मीटिंग होना है, ठीक है ना। इसका मीटिंग 4 बार, एक साल में 4 बार इसका कम से कम मीटिंग है। कोरम होने के लिए 4 सदस्य चाहिए, 6 मेंबर बॉडी है। और ये एमपीसी इसका काम क्या है कि जो इन्फ्लेशन है इसको 4 ± 2%, 2 बेसिस पॉइंट, ठीक है, 2% कहिए या 2 बेसिस पॉइंट, 2 बेसिस पॉइंट, यानी कहने का मतलब 2% से लेके 6% के बीच ही इन्फ्लेशन रहना चाहिए, यही इसका टारगेट है। इसी को बताने के लिए ये इन्फ्लेशन क्यों हुआ, ठीक है। इसको या इस तरह से भी लिखा रहेगा 4 ± इसको दूसरे तरीके से क्या लिखा रहेगा आपको 4 ± 200 बेसिस पॉइंट, BPS 200 बेसिस पॉइंट, ठीक है। तो ये आपको है, यानी इन्फ्लेशन को हमेशा कंट्रोल करके रखना है 2% से लेके 6% से के बीच। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या आपको ये लेना है, स्टेप्स उठाना है, ये बताना है इन्फ्लेशन का क्या रीज़न है। और ये कब होता है, अगर 3 सक्सेसिव क्वार्टर, अगर 6% से ज़्यादा या 2% से कम ये जो हो गया इन्फ्लेशन, क्या 3 सक्सेसिव क्वार्टर, 3 लगातार तिमाही में अगर ये रेट इस तरह से रहा, तब इसको एक कारण बताना पड़ेगा कमेटी को और उसके बाद उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या है कि ये इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए इन्फ्लेशन क्या क्या चीज़ होती हैं ये बताएं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ठीक है, इन्फ्लेशन ये तो हो गया। अब इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ठीक है। इफेक्ट्स क्या होगा और कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहला कि मनी का जो करेंसी है उसका परचेजिंग पावर क्या होता है, कम हो जाता है। मनी का परचेजिंग पावर कम होगा, जो रेट ऑफ रिटर्न्स है उसमें क्या होता है, कमी आ जाएगा। एक्सपोर्ट क्या होगा, घट जाएगा और इन्वेस्टमेंट पे उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। अपने कहने का मतलब ये रिड्यूसेज परचेजिंग पावर, रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, घट जाता है। एक्सपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट भी क्या होगा, घट जाएगा। ये सब इन्वेस्टमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये भी लगभग डिक्रीज होने लगेगा, इस क्या होता है, इफेक्टेड होगा, ठीक है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या होगा, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होगा, सेविंग्स बढ़ाना होगा। लोगों के पास पैसा ज़्यादा हो गया, ठीक है, इसलिए उसको कम करना है। तो कम करना है तो क्या आता है, मतलब मार्केट में जो डिमांड है कई तरह से हो सकता है, डिमांड बढ़ गया और सप्लाई कम गया, या लोगों के पास इंक्रीज हो गया पैसा, तो क्या होगा, सबसे पहले क्रेडिट कंट्रोल करेंगे, यानी किसी तरह से मनी को कंट्रोल करेंगे। दूसरा, मान लिया इसको करने के लिए सरकार क्या कर सकती है, टैक्स को इंक्रीज कर सकती है, इंक्रीज इन टैक्स। पैसा मान लिया कम करना है मार्केट में, तो क्या होगा, सरकार टैक्स को कंट्रोल करेगी, यानी टैक्स को बढ़ा देगी, तो क्या होगा, लोगों के पास पैसे कम जाएंगे, ठीक है। अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर है वहाँ क्या करना है, घटाना है। अननेसेसरी यानी बिना मतलब का जो खर्च है, सरकार का हो या एक्सपेंडिचर है, इसको क्या करना है, कम करना है। तो इससे क्या होगा आपको, उसके बाद क्या है, पब्लिक डेप्ट में कमी करना है। अब अगर मान लिया स्ट्रक्चरल है तो हमको क्या, इंक्रीज इन प्रोडक्शन करेंगे। इंक्रीज प्रोडक्शन यानी कहने का मतलब अगर स्ट्रक्चर के चलते हैं प्रोडक्शन कम है तो प्रोडक्शन को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, मार्केट में ज़्यादा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि
ये सब और बहुत सारे मेजर्स जो हो सकते हैं, इससे क्या होगा, कंट्रोल होगा। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे, चलिए डिफ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? तो इन्फ्लेशन क्या राइट बढ़ है, ये निगेटिव है, यानी निगेटिव ग्रोथ रेट। नेगेटिव ग्रोथ रेट किसमें? इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन उल्टा हो गया, इन्फ्लेशन में नेगेटिव ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, इन्फ्लेशन में निगेटिव ग्रोथ रेट हुआ है, यानी इन्फ्लेशन घट रहा है, उसको क्या कहते हैं? डिफ्लेशन कहते हैं। यानी प्राइस लेवल क्या है? डिक्रीज हो रहा है, यानी इसको क्या समझे? प्राइस लेवल डिक्रीजिंग, प्राइस लेवल डिक्रीजिंग। यानी डिफ्लेशन जो है, डिफ्लेशन क्या है कि गुड्स का प्राइस लेवल घट रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे? डिफ्लेशन कहेंगे। अब इसके बाद हम स्टैगफ्लेशन आगे देखेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। पहले देखते हैं हेडलाइन इन्फ्लेशन और कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है कि जो इन्फ्लेशन टोटल जो है इकोनॉमी में, उसको जो मेजर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में कुछ चीज़ों, जैसे हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या है? टोटल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, टोटल मेजर ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमी, ये क्या है? लेकिन कोर इन्फ्लेशन में ये जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है, ठीक है ना, हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें क्या है? हम टोटल इन्फ्लेशन को मेजर कर रहे हैं, इसमें से अगर वो हम माइनस कर दें फ्यूल पावर, ठीक है, फ्यूल एंड पावर, उसके बाद फूड को एंड फूड, कहने का मतलब इस दोनों को अगर वो माइनस कर जाए, फ्यूल एंड पावर का कहीं पे इसको एक जगह एक साथ लिखेगा क्या? एनर्जी, ठीक है। यानी फूड और एनर्जी को अगर वो इससे एक्सक्लूड कर दिया जाए, फूड और फ्यूल एंड पावर क्या है? एनर्जी और फूड, यानी इसको और इसको, ठीक है, इस दोनों को हेडलाइन इन्फ्लेशन में से आप हटा के अगर वो इन्फ्लेशन मेजर करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन मेजर करने का जरूरत क्यों पड़ा? कोर इन्फ्लेशन मेजर करने का जरूरत इसलिए पड़ा, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस फिक्स नहीं है, ये रेगुलर इंटरवल पे चेंज होते रहता है। फूड का प्राइस, पेट्रोल डीजल का प्राइस, ये सब का प्राइस रेगुलर इंटरवल पे क्या होता है? चेंज होने लगता है, इसीलिए इसका फ्लक्चुएशन ज़्यादा है इसमें। तो सेंट्रल लेवल पे एक्चुअल में मेन इन्फ्लेशन क्या है, इसको पता लगाने के लिए कोर इन्फ्लेशन को डेवलप किया गया, जिसमें से कि इस दोनों के इन्फ्लेशन, इस दोनों को घटा के जो हेडलाइन इन्फ्लेशन, उसमें इस दोनों को घटा दीजिए तो जो आया वो कोर इन्फ्लेशन आया। अब इसके बाद देखते हैं कि स्टैगफ्लेशन क्या है। अब स्टैगफ्लेशन क्या है, ठीक है, ये टर्म क्या है? जनरली आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि मान लिया दे दिया कि स्टैगफ्लेशन क्या है, यानी एक ऐसा सिचुएशन आता है इकोनॉमी में जहां की इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों बहुत ज़्यादा है। यानी क्या है? इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? दोनों क्या है? वेरी हाई। यानी इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दोनों क्या है? दोनों बहुत अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन दोनों बहुत ज्यादा जब हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसमें क्या होगा? ग्रोथ रेट जो हो जाएगा बहुत कम हो जाएगा। इसमें क्या होता है? ऐसा जब होगा तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? इकोनॉमी का
ग्रोथ रेट कम जाएगा। ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? कम जाएगा। इसी को कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी जीडीपी का जो ग्रोथ है वो स्टैग्ड हो गया। स्टैग्नेशन का मतलब रुक गया। जीडीपी का ग्रोथ क्या हो जाएगा? जीडीपी का ग्रोथ घट जाएगा, ग्रोथ घटेगा या फिर स्टैग्ड रहेगा। इसी को कहते हैं हाई इन्फ्लेशन एज वेल एज हाई अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, दोनों को कहते हैं एक ऐसा सिचुएशन जब आएगा कि इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों ही क्या हो, बढ़ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? स्टैगफ्लेशन कहते हैं। इसके बाद देखते हैं एक होता है फ्लिप्स कर्व। फ्लिप्स कर्व क्या है? ठीक है, फ्लिप्स कर्व एक ऐसा, मान लीजिए एक सिचुएशन कि जीडीपी, ठीक है, आपका जीडीपी बढ़ रहा है। जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉयमेंट ये भी बढ़ेगा। जीडीपी बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट इसका मतलब क्या? अनएम्प्लॉयमेंट कम रहा है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम रहा है। जीडीपी बढ़ने से क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट कम रहा है। अब जीडीपी बढ़ेगा तो क्या होगा? जीडीपी बढ़ेगा तो मार्केट में क्या होगा? मार्केट में मनी का सप्लाई ज्यादा होगा, लोगों के पास मनी सप्लाई, लोगों के पास, मैंने लोग क्या हैं? लोग एम्प्लॉयड हैं, लोगों के पास रोजगार है तो लोगों के पास पैसा भी होगा। जब पैसा लोगों के पास होगा तो इससे एक चांसेस क्या होगा? इससे चांसेस क्या होगा कि इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन आ सकता है। यानी मार्केट में जब लोगों के पास पैसा है, मनी सप्लाई बढ़ गया, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन आ सकता है। ज़्यादा पैसे आ गया, परचेजिंग ज़्यादा होगा, डिमांड बढ़ेगा, तो इस तरह से इन्फ्लेशन आएगा। यानी एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि इन्फ्लेशन आ रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उल्टा यहाँ देखिए, अब इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन जब आएगा, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन, यानी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है यानी अनएम्प्लॉयमेंट कम है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? कम है। अब इस दोनों को एक साथ रिलेट कीजिए तो यानी क्या निकल कर आया कि इन्फ्लेशन, अगर जो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट घटता है। ठीक है, यानी इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? घटता है। इसी के बीच का जो इन्वर्स रिलेशन है, यानी इन्फ्लेशन अगर बढ़ा तो अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा, इसी का जो इन्वर्स रिलेशन है, इसी को क्या कहते हैं? इन्फ्लेशन रेट। देख रहे हैं, इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा, अनएम्प्लॉयमेंट इधर है, यानी इन्फ्लेशन अगर जो यहाँ पे है, ठीक है, तो इसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट ये है, और ये इन्फ्लेशन कम गया तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो गया? बढ़ गया। इन्फ्लेशन ज़्यादा था, अनएम्प्लॉयमेंट कम था, तो इसी के बीच जो ये रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन, यानी फ्लिप्स कर्व क्या बताता है? फ्लिप्स कर्व इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, दोनों के बीच में विपरीत संबंध बताता है, इन्वर्स रिलेशन बताता है। यानी इन्वर्स रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये फ्लिप्स कर्व यही बताता है। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये जो मेन कॉन्सेप्ट था, मेन इन्फ्लेशन से जो चीज़ें पूछी जा सकती थी एग्जाम में, वो सारे चीज़ हम लोग कवर कर लिए। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इस तरह से ये सेशन आज यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो बचा हुआ इंपॉर्टेंट है उसको मैंने कोशिश करेंगे इंपॉर्टेंट जल्दी से जल्दी उसको हम लोग कवर करें। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।